हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर, और ब्रिज कोर्स के 14th लेक्चर में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, है ना। तो आज डेफिनिट इंटीग्रेशन की कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, है ना, कि कैसे इवेल्यूएट करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, और साथ में ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन की। जैसे dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, वैसे ही डेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पक्का, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जैसे हम आपको बताए थे वहीं से शुरू करते। मान लो आपके पास ऐसे कुछ लिखा हुआ, ठीक है, 2 2 4। खुद से ट्राई करो, स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा पीछे वाला का रिवाइज करते हुए ताकि फ्लो में आ जाए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई, ठीक है। देखो सिंपल सा, आप पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसे इवैल्यूएट करते हो वैसे कर लो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2 4, है ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 2 4 2 डी एक्स। कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा सिंपली एक्स क्यू बाई 3। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे गड़बड़ मत करना। 2 4, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2x 2 से 4, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/3 बाहर ले लो, पहले अपर लिमिट यानी 4q माइनस लोअर लिमिट 2q, ठीक है, प्लस 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये आप सॉल्व कर लेना, ये आसान काम है बट हम लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको सॉल्व कर देना, पक्का। अब हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन की, जो कि आपको याद रखना है। उसके डिटेल में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको वो प्रॉपर्टीज याद रखनी है। मतलब ध्यान से सुनो, जैसे कि हम लिखें ऐसे, इंटीग्रेशन a टू b fx dx, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस, हम एक माइनस साइन लगा रहे हैं अपनी तरफ से, तो क्या करोगे आप, लिमिट चेंज कर सकते हो, b a fx dx। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 है। अब आप इसको इस पे अप्लाई करके खुद से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, ठीक है, फ्रॉम 2 to 4 नहीं, 4 to 2, ठीक है। बिल्कुल वही आएगा आंसर, अब देख लेना। तो आप इसको माइनस को बिल्कुल बाहर रखो अलग से ताकि आपको समझ में आए। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू बाय 3, ठीक है, लिमिट 2 to 4 प्लस 2x, 2 to 4 था ना, 4 to 2 हो गया, 4 to 2, 4 to 2, तो माइनस 1/3, और ये हो जाएगा आपका 2q माइनस 4q प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4। अगर माइनस को आप अंदर एडजस्ट कर लोगे तो
ये आ जाएगा 1/3 4q माइनस 2q प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2। डन है ना। इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझा दिए, सिंपल सा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये हम कभी कभी यूज़ भी करते हैं ज़रूरत पड़ने पे, फिजिक्स में भी, है ना। तो स्क्रीन पॉज करके यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन करो। ये तो पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी जैसे ये लिखा इंटीग्रेशन a to b fx dx, कुछ कुछ चेन रूल की तरह दिखेगा, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन a to some arbitrary number c fx dx प्लस c to some arbitrary number d fx dx प्लस d2 अगेन जहां से खत्म हो रहा है उसी पे जाना है b fx dx। a to b को जो लिमिट है आप इसको किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर पे ब्रेक कर सकते हो, यानी a से d, सॉरी a से c, लेकिन अगले बार ये c टू सम नंबर d और उसके बाद d टू सम नंबर कुछ भी ले सकते हो, बट खत्म कहां पे होगा? अगर a टू b है तो यहां स्टार्ट a से होगा और खत्म b पे होगा, ठीक है। इसका क्या कहने का मतलब है, ध्यान से सुनो। इसका है, अगर इस सिंपल से इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करें, कल हम आपको बताए थे 0 से π/2 cos x dx। तो इसको सॉल्व करो, याद करो। अगर आपको याद नहीं है तो इसका वैल्यू 1 आया था शायद, ठीक है। फिर भी हम जल्दी से कर देते हैं। तो ये आया था sin x 0 से π/2, तो ये आ जाएगा आपका sin π/2 1 माइनस 0। अगर हम चाहें, ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा होता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो वहां पे कभी कभी इसको ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। तो उस तरह की कहानी में हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अभी तो नहीं ज़रूरत है बट करके आपको दिखा रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 से बीच का एक नंबर ले लेते हैं π/4, ठीक है, cos x dx, ठीक है। अब π/4 से π/2 चले जाते हैं, π/4 से π/2 cos x dx। देखो बिल्कुल वही आएगा, घबराना नहीं है। यहां पे लिखो sin x 0 से π/4 प्लस sin x π/4 से π/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin π/4 माइनस sin 0, ठीक है, प्लस sin π/2 माइनस sin π/4, sin π/2 माइनस sin 0। क्या वही आया ना? अब इसका यूज क्या है अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लो हम आपको ये दे दें, ध्यान से देखो, तुरंत समझ में आ जाएगा। इस पे एक एग्जांपल लिख लो कि हमको इसका इंटीग्रेशन करना है mod x -4, या थोड़ा छोटा कर लेते हैं नंबर, x - 2 dx फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, स्क्रीन पॉज करो, इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अगर आप इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखते हो, आप लिख देते हो कि ये हो जाएगा सर 0 to 4 x - 2 dx सिंपली, तो ये गलत है, क्योंकि 0 से 4 तक में हमेशा इसका डेफिनेशन x - 2 नहीं है। कैसे नहीं, आपको याद दिलाएंगे। और अगर आप इसका ये लिख देते हो डेफिनेशन
माइनस एक्स माइनस टू डी एक्स फ्रॉम 0 to 4। तो ये भी गलत है, क्योंकि 0 से 4 तक इसकी कहानी एक नहीं है। इस मॉड x माइनस टू की कहानी सेम नहीं है। कैसे नहीं है हम आपको याद दिलाते हैं। अगर सिर्फ मॉड x माइनस टू को सोचो तो याद करो, मॉड x माइनस टू बराबर x माइनस टू इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब वहां पे नहीं जा रहा है x माइनस टू इफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0, तो इसको चेंज कर लेते थे, याद है ना मॉड की कहानी। और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू इफ x इज लेस देन 2। यानी x अगर 2 से छोटा है तो इसका डेफिनेशन ये काम करेगा, और x 2 से बड़ा है तो इसका डेफिनेशन ये काम करेगा। यानी 2 पे इसकी कहानी बदल रही है। यानी 0 से 2 तक का बिहेवियर अलग है और 2 से 4 तक का बिहेवियर अलग है। अरे 2 से छोटे का अलग बिहेवियर और 2 से बड़े का अलग बिहेवियर, सिंपल सा फंडा। तो एक अच्छा तरीका क्या होगा, सही तरीका क्या होगा? तो इसका सही तरीका हो जाएगा, इसको तोड़ लेना 2 हिस्से में। तो 0 से 2 तक में इसका वैल्यू क्या होगा, ये वाला है ना, फॉर लेस देन 2। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस 2 to 4। हम ब्रेक कर सकते हैं ना मॉड को, इसकी कहानी अलग है, x माइनस टू डी एक्स। बस ये ध्यान देना 0 to 2, तो 2 to 4 इनिशियल और फाइनल सेम है ना। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आप सोचना कैसे, ax प्लस बी वाला फॉर्मेट लगा के। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है, बाय 2। सॉरी 2 कहाँ से है, कॉफिशिएंट में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर 0 to 2 प्लस ये हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर फ्रॉम 2 to 4। तो पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अरे अपर लिमिट पुट करोगे तो ये 2 माइनस 2 0, यानी 0 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। एक माइनस साइन बाहर भी है, प्लस इसमें जब 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 2 यानी 2 का होल स्क्वायर 4, और 2 पुट करोगे तो 0। तो ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना, पक्का समझ में आया। इन दोनों को अलग अलग करके देखना, दोनों में से कोई 8 नहीं दे रहा हो, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो एक खुद से ट्राई करो जल्दी से। इंटीग्रेशन मॉड 3 माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। खुद से ट्राई करो इसको जल्दी से। देखो इसका डेफिनेशन वाला पार्ट इधर कर लेते हैं, है ना। तो मॉड 3 माइनस एक्स एज इट इज बाहर आ जाएगा, 3 माइनस एक्स फॉर x लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3, है ना। एंड इट विल बी x माइनस 3 फॉर x ग्रेटर देन 3।
तो इसको ब्रेक करो। 0 से 3 की कहानी ये है, <3, और 3 से आगे यानी 3 to 4 की कहानी ये है। तो ये हो जाएगा आपका 0 to 3, 3 माइनस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4 x माइनस 3 dx। ठीक है, तो इसको खुद से सॉल्व करना है ना। इसको थोड़ा सा अगर आसान करना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस, अगर अभी आपको डर लग रहा हो, है ना, तो x माइनस 3 dx, और ये वाला तो ऐसे ही रहने दो, फिर यहाँ से यूज कर लो, डायरेक्ट कर लोगे। अरे छपाई करनी है भाई, तो स्क्रीन पॉज करके सब नोट डाउन करो, कहीं कोई डाउट हो तुरंत पूछो, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलने वाले हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर कर्व। डेफिनिट इंटीग्रेशन की का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो एरिया अंडर कर्व होता है। कैसे होता है इसको समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अच्छे से। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, तो याद है एक ऐसे कर्व था, ये y है, ये x है, और इस पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है। मान लो कि यहाँ हम लेते हैं x1, ठीक है, या x, और यहाँ से कुछ आगे डेल्टा x आगे, कितना आगे, डेल्टा x आगे एक दूसरा पॉइंट होगा x प्लस डेल्टा x। बिल्कुल याद करते जाओ, बता चुके हैं, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। और हमको यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए था, बट हमको क्या आता है, सेकेंड का स्लोप। तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो सेकेंड का स्लोप होगा ये क्या होगा, ध्यान से देखना, ये होगा मेरा f ऑफ x, और ये होगा आपका f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो इस सेकेंड का स्लोप क्या था, सर स्लोप का सेकेंड था f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा x। अब इसको टेंजेंट का स्लोप बनाना था, तो क्या किए थे, इसको करीब लाते गए, करीब लाते गए, करीब लाते गए इस पॉइंट को। तो ये सेकेंड लाइन क्या हो गया, टेंजेंट बन गया। और इसी करीब लाने के चीज को हम लोग क्या बोले थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो ऐसे लिखे थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा x। ये क्या है, डेल्टा y, ये वाला पार्ट क्या है, डेल्टा y। तो ये बेसिकली क्या आ गया था मेरा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, जिसको मैथमेटिकली हम क्या लिख दिए थे, dy बाय dx। कोई दिक्कत। और ये क्या बन गया था, मेरे टेंजेंट का स्लोप। dx क्या है, इनफाइनेटेसिमल चेंज इन x, x में बहुत छोटा सा चेंज। कोई दिक्कत, यहां तक की कहानी याद है अच्छे से। चलो, अब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अगर ध्यान से सुनिएगा तो बहुत आसान। मान लो ये y बराबर f ऑफ x और ये x, और ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है। सिंपली यहां पे एक पॉइंट है A, ठीक है, और यहां कहीं एक पॉइंट है B।
आपसे पूछ रहा है कि ये जो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, इसका और इसके यहाँ तक बंधा एरिया, यहाँ के बीच का एरिया सिर्फ, यानी मतलब बेसिकली ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है। ध्यान से सुनो, ये एरिया आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अभी तक का जो आपका नॉलेज है, आप स्ट्रेट लाइन के अंडर का एरिया निकालना जानते हो, है ना। या तो ट्राइंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्रेपेजियम होगा, उसका एरिया निकाल पाते हो, या सर्कल होगा तो उसके अंडर का भी सेक्टर वेक्टर से एरिया निकाल लेते हैं। बट ये कहानी बिल्कुल नई लग रही है। ये एक फंक्शन है, कुछ भी शेप का हो सकता है, बस इसका इक्वेशन हमको पता है y इक्वल टू एफ एक्स, और एरिया पूछ लिया, वो भी बोल दिया कि यहां से a से b तक का एरिया बंधा हुआ जो है इस फंक्शन के नीचे और y एक्सिस से बंधा हुआ एरिया बताना। तो मेरे दिमाग में आया कि देखो भाई, हमको तो रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रेपेजियम, इन्हीं का एरिया निकालना आता है, और सबसे आसान तो रेक्टेंगल होता है। तो किसी भी शेप का अगर कर्व हो तो क्यों ना रेक्टेंगल से सोचने की कोशिश करते हैं। निकल जाएगा जरूरी नहीं है, बट एक कोशिश तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं, ध्यान से देखना, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आएगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यहां से x पे जाते हैं, या xi नाम रख लेते हैं। क्या नाम रख लेते हैं? xi। हाँ सर, अच्छी बात है। और इस xi पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा, यहाँ जो ये xi है, यहाँ पर जो आपके फंक्शन का वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा f ऑफ xi। हाँ सर, होगा, ठीक है। यहाँ पे एक dx लेंथ का रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हाइट हो गया ना, यहाँ से dx लेंथ ले लेते हैं। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, उससे मतलब नहीं, या डेल्टा x, क्या ले लेते हैं? डेल्टा x, ठीक है। यहाँ मान लो टच करके, और हम बोले कि ये है मेरा डेल्टा x, ठीक है सर। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को जो निकालना है ऐसे ही छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में बांट देते हैं। जैसे यहाँ अगला xi होगा, है ना, और इतना ही चौड़ा एक और एरिया ले लेते हैं। मान लो यहाँ कहीं फंक्शन हम जाते हैं, यहाँ ये मेरा फंक्शन है ना, ये मेरा एरिया, ठीक। यहाँ अगर बात करें तो ये मेरा फंक्शन है, और उससे आगे गए तो ये मेरा एरिया है, ठीक है। फिर यहाँ गए तो ये मेरा फंक्शन है, और डेल्टा x आगे और गए तो ये मेरा एरिया है। ध्यान से सुनते जाना। इस xi के लिए ये एरिया है, इस xi के लिए ये एरिया है ना। यहाँ पे कोई xi है तो उसके लिए ये फंक्शन है, ये एरिया है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर तो ये फंक्शन, ये रेक्टेंगल, ध्यान से सुनते जाओ भी। फिर यहाँ पे है तो ये फंक्शन, ये रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली मेरा एरिया आएगा। वहां पे कुछ एरर है, देखो यहाँ पे कुछ एरिया छूट रहा, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि जितना छूट रहा है उतना ही एक्स्ट्रा आ रहा होगा, है ना। तो जो मेरा एरिया आएगा दैट विल बी एन अप्रॉक्सीमेट एरिया। सर अप्रॉक्सीमेट से काम चला लें क्या? नहीं, अभी तुरंत आपको समझ में आए। फिर से इसी चीज को सोचते हैं, ध्यान से देखना। ये मेरा ऐसे कुछ फंक्शन है,
यहाँ कहीं ए है और यहाँ कहीं बी। अब की बार हम डेल्टा एक्स थोड़ा छोटा करते हैं, देखते क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जाओ, एक एक्स ले लो, यहाँ पे ये आपका फंक्शन है, ये एरिया, फिर ये फंक्शन है, ये एरिया, फिर यहाँ पे ये फंक्शन, ये एरिया। बिल्कुल ध्यान से समझ, यहाँ फंक्शन, फिर थोड़ा आगे गए डेल्टा एक्स, तो ये मेरा रेक्टेंगल, फिर इस वैल्यू पे ये मेरा एफ एक्स, ये डेल्टा एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू ये, यहाँ से यहाँ पूरा, और ये मेरा रेक्टेंगल, ये मेरा एफ एक्स हो गया इस पर्टिकुलर के लिए, और ये मेरा रेक्टेंगल। फिर यहाँ के लिए ये एफ एक्स हो गया, और सॉरी ये और ऐसे, फिर यहाँ ये एफ एक्स और ये एरिया, फिर यहाँ ये एफ एक्स, ये एरिया। अब की बार हमने क्या करा, डेल्टा एक्स को थोड़ा छोटा करा, ध्यान से सुनो। और हम बोल रहे हैं कि अब इन सब एरिया को जब हम जोड़ देंगे, ध्यान से सुनना, अगर हम अब इन सब एरिया को जोड़ देंगे तो मेरा एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। आप बोलोगे अभी भी एक्यूरेट नहीं, कैसे? तो सर यहां पे ये सब पार्ट छूट रहा है और यहां ये सब एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, ना? ठीक है, लेकिन अब आपको आइडिया आ गया होगा। इसको अगर समेशन के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन, सॉरी समेशन, यहां पे ये हाइट क्या है, एफ ऑफ एक्स आई, और यहां से ये चलते हैं, इसका नाम रखते हैं डेल्टा एक्स आई, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आई, ठीक है। और मान लेते हैं एन टुकड़ा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितना टुकड़ा हुआ? 7 टुकड़ा। तो सबको जोड़ देना है, ठीक है, एन टुकड़ा करना है। तो 1 to n, ठीक है। और n का वैल्यू यहां पे क्या है बताओ, n का वैल्यू बताओ, 7 है। और अगर डेल्टा x की बात करें तो यहां पे डेल्टा एक्स आई जो है वो है b माइनस ए, ये वाला लेंथ, b माइनस ए बटा n, जितना टुकड़ा, b माइनस ए बटा n, ठीक है। बट ये क्या एरिया एग्जैक्ट एरिया है? नहीं, ये एरिया एग्जैक्ट है नहीं, लेकिन और करीब है। अगर इसमें हम समेशन करें, सिग्मा आई का वैल्यू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई, एफ ऑफ एक्स आई क्या है, ये हाइट, यहां पे एफ ऑफ एक्स आई, और ये डेल्टा एक्स आई विड्थ। यहां पे देखो ये टुकड़ा छोटा है ना, डेल्टा एक्स आई, डेल्टा एक्स आई बराबर b माइनस ए बटा n। हाँ सर, और छोटा करके देखें एक बार, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ऐसे मेरा फंक्शन है, ठीक है, यहां कहीं a, यहां कहीं b। अब एरिया बहुत छोटा ले रहे हैं, यहां ध्यान से देखना, डेल्टा एक्स को और छोटा कर रहा है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ठीक है। देखो ये ए है, ये बी है, हमको ये वाला एरिया चाहिए। तो एक स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, मान लो ये एक्स आई पे, तो इसका हाइट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आई, और ये विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स। ये एक स्ट्रिप का एरिया। अगर टोटल एरिया निकालना है तो समेशन, और ये मान लो n स्ट्रिप में बांटे, तो 1 to n। बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या ये आपको लगता है कि ये एरिया और ज्यादा करीब होगा? और n का वैल्यू आप जानते ही हो,
सॉरी डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, तो b माइनस ए बटाएं जेड टुकड़े जितने टुकड़े में किए, है ना। अब आप सोचो यहां पे कुछ हिस्सा छूट रहा है लेकिन कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ज्यादा डिफरेंस और ज्यादा डिफरेंस। मतलब अगर डेल्टा एक्स को छोटा करते जाएं यानी नंबर ऑफ स्ट्रिप को बढ़ाते जाएं, मतलब अगर मेरा n इंफिनिटी को टेंड करने लगे, हाँ सर, तो क्या होगा, अगर मेरा n इंफिनिटी को टेंड करने लगेगा तो डेल्टा x जीरो को टेंड करने लगेगा। जीरो होगा नहीं, जीरो को टेंड कर रहा होगा, बिल्कुल जीरो के करीब, बहुत छोटा, यानी ये क्या बन जाएगा भाई, यही तो मेरा dx है ना। और तब जो एरिया आएगा दैट विल बी एग्जैक्ट एरिया। वो कौन सा एरिया होगा, तो वो ये वाला एरिया होगा, एरिया अंडर दिस फंक्शन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी, है ना, ये वाला एरिया। और कब आएगा, जब हम लिखें समेशन एफ एक्स आई डेल्टा एक्स, ध्यान से सुनना, और n का वैल्यू 1 टू n और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एग्जैक्ट एरिया वेयर डेल्टा एक्स इज b माइनस ए, माइनस है ध्यान देना, बटा n, है ना। और जब ये इनफाइनाइट को टेंड करे ना, तो ये जो आपको अलग अलग अभी स्ट्रिप दिख रहा है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक स्ट्रिप दूसरे स्ट्रिप से कैसे अलग है। उसको बोलते, देखो जब ये स्ट्रिप अलग अलग है ना, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट समेशन। ध्यान से सुनना, अगर आप जिन चीजों को जोड़ते हैं और वो अलग अलग दिख रहा तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट समेशन। और अगर इसके मास को जोड़ना शुरू करें, यहाँ का मास, यहाँ का मास, यहाँ का मास, यहाँ का मास, तो देखो ना ये एलिमेंट आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जब इस तरह की चीजों को बोलते हैं तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस समेशन। ये क्या है, कंटिन्यूअस समेशन। ये डेल्टा एक्स इतना छोटा ना कि आपस में मिल जाए, आपको डिफरेंस ही पता नहीं चले। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक की बात नहीं कर रहा, मैक्रोस्कोपिक, जो आप नंगी आंखों से दुनिया देखते हो, उस लेवल पे आपको ये अलग अलग डेल्टा एक्स अब दिखेगा ही नहीं। तो जब डिस्क्रीट समेशन हो तो ऐसे दिखाते हैं, और जब यही डिस्क्रीट समेशन, यहां जैसे 1 to n है, यही जब डिस्क्रीट समेशन कंटिन्यूअस समेशन बन जाए तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस बिकम्स इंटीग्रेशन f of x dx from a to b, तो दिक्कत पक्का, तो यहां तक लिखो फिर समझाते हैं, एक बार लिखो अच्छे से फिर समझाते हैं। अब क्या मतलब है इसका, फिर से समझते हैं। मान लेते हैं कोई सा भी फंक्शन है मेरे पास, बिल्कुल ध्यान से सुनो, कोई सा भी ऐसे फंक्शन है, ये y इक्वल टू एफ एक्स और ये x, ठीक है सर, अच्छी बात। अगर आपके पास लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ a है, ये, और ये b, ये b, ठीक है, और आपसे पूछे कि इस फंक्शन के नीचे का एरिया और x एक्सिस से ऊपर का एरिया जो a और b के बीच में बाउंडेड है, ये बताओ। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, ये जो एरिया होगा ना, अभी तुरंत सीखें, ये एरिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी। असल में ये था क्या, ये कुछ ऐसे था,
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, कितना नंबर ऑफ स्टेप, बहुत ज्यादा, 1 to n f of xi डेल्टा xi where delta xi is equal to b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय n। ये था ना पूरा कहानी, इसको कंबाइंडली हम ऐसे डिनोट किए, विच इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर कर्व। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक सिंपल इलस्ट्रेशन हम आपके सामने रखते हैं, अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिए। मान लो आपके पास एक लाइन है y इक्वल टू x, ठीक ठीक है सर, हाँ सर, अच्छी बात है, ऐसा लाइन है, तो ये है y बराबर fx विच इज x एंड दिस इज योर x। हाँ सर, इस केस में ये लाइन कितना एंगल बनाता है सर? 45 डिग्री, ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम आपसे पूछें कि हमको यहां से लेके 2 तक का एरिया बताओ जो इस ग्राफ के नीचे हो, ये ग्राफ है ना मेरा y इक्वल टू fx का ग्राफ, अगर आपसे कोई पूछे कि ये एरिया बताओ, है ना, यहां पे a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू 2, a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू 2 है। हाँ सर, अच्छी बात। पहले जो गणित हमको आती है उससे सोचते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ताकि आपको थोड़ा फील आए कि ये जो मास्टर एरिया अंडर कर्व बताया वो गलत नहीं बताया। ट्राई करें। ये 2 तो ये भी 2, कैसे? 45 डिग्री एंगल बना रहा, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 2। अच्छा सर, अच्छी बात है। कैलकुलस लगाएं, तो मेरा जो फंक्शन है fx दैट इज y दैट इज बेसिकली इक्वल टू x। हाँ सर, और हमको एरिया निकालना है, तो हम जानते हैं एरिया इज बेसिकली fx dx फ्रॉम a टू b 0 to 2। हाँ सर, अच्छी बात है। अब फंक्शन चाहिए ना हमको, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 to 2। अब बोलोगे सर y रख दें, तो नहीं कर पाओगे ना, अलग अलग तरह के वेरिएबल हो जाएंगे। y का वैल्यू क्या है? x के बराबर है, तो x dx। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये होता है x² 2 फ्रॉम 0 to 2, तो ये हो जाएगा 1/2 4 - 0 2। अरे ये तो सेम आंसर आ गया, आना भी चाहिए था, आना भी चाहिए था। अच्छा, एक चीज याद रखना, एरिया हमेशा कैसा होता है मेरा? एरिया हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। कैसे आता बता देते हैं अभी आपको। जैसे एक और एग्जांपल, ये है y बराबर sin x और ये है मेरा x, ठीक है। ये होता है 0 और ये होता है पाई, अगर आपको याद हो, यहां कहीं होता है π/2, ठीक है। मेरा सवाल है कि ये एरिया निकाल के बताओ, ये वाला। अब अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स जो जानते हो, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, सर्कल का एरिया निकालोगे, नहीं आएगा आंसर, कभी नहीं आए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो अभी तुरंत सीखें सर। एरिया जो होता है मेरा, ये हो जाता है इंटीग्रेशन fx dx फ्रॉम a टू b, जो भी हो a, इंटीग्रेशन 0 से पाई sin x
dx, तो ये हो जाएगा माइनस cos x 0 से पाई माइनस cos पाई होता है -1 माइनस cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा -2, ये आ जाएगा 2। क्या आ गया? 2। यानी इसका एरिया आ गया, ये जो एरिया है ये 2 यूनिट है। क्या है? 2। यहां तक लिखो अच्छे से, ठीक है। चलो, तो एक और सवाल देते हैं। मेरा सवाल है कि आपको एरिया बताना है। कौन सा एरिया? तो ये वाला, ठीक है। ये भी साइन एक्स का ग्राफ है, y बराबर साइन एक्स, और ये x, आपको ये दोनों कंबाइंड एरिया बताना है। क्या बताना है? कंबाइंड एरिया। तो आप जानते हो ये 2 यूनिट, तो वो जोड़ के 4 यूनिट आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4 यूनिट। 4 यूनिट आना चाहिए ना, सीधा अगर आप बनाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश कर। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं एरिया मेरा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। ये टोटल एरिया चाहिए ना, ये वाला भी और ये वाला भी। तो एरिया अंडर कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा 0 से 2 पाई कॉस एक्स माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो cos 0 क्या होता है? सॉरी, cos 2 पाई भी 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है। तो देखो टोटल एरिया 0 आ गया। अरे सर ये क्या होगा? एरिया तो 4 यूनिट आना चाहिए था। मतलब आपने गलत बताया, आपने गलत बताया है। मैंने बिल्कुल गलत नहीं बताया। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इंटीग्रल का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। क्यों हो सकता है? ध्यान से देखो, यहां पे आप जब निकालते हो ना एरिया, ध्यान से सुनना, तो आपको याद होगा ये क्या था? समेशन एफ एक्स डेल्टा एक्स। तो ये तो हम आगे चलने, चलो मान लो, तो डेल्टा एक्स तो पॉजिटिव है, चेंज इन एक्स पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये ऊपर की बात कर रहे हैं तो एफ एक्स पॉजिटिव है, लेकिन अगर नीचे की बात करेंगे तो एफ एक्स क्या आएगा? निगेटिव। एरिया भले पॉजिटिव आता है, लेकिन जब आप इंटीग्रल कैलकुलेट करते हो तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया आएगा वो पॉजिटिव दिखाएगा आपको हमेशा इंटीग्रेशन के थ्रू, और ये वाला एरिया क्या दिखाएगा? निगेटिव, जब आप सिंपली इंटीग्रेशन से जा रहे हो, है ना। क्योंकि यहां पे एफ एक्स पॉजिटिव होगा और यहां एफ एक्स क्या है? नेगेटिव, है ना। तो इसलिए कैलकुलेशन में ये वाला एरिया पॉजिटिव आएगा और ये वाला निगेटिव आएगा इंटीग्रेशन के थ्रू जब जाओगे। बट हम जानते हैं कि एरिया हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये असल में +2 यूनिट आया होगा और ये -2 यूनिट आया होगा, और दोनों जुड़ के 0 आ रहा है। समझ में आया? नहीं विश्वास है तो इसको यहां से यहां तक अलग एरिया निकालना और यहां से यहां अलग, यानी लिमिट को तोड़ लेना, कुछ ऐसे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। ध्यान से सुनो, इसको ऐसे तोड़ लेना, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स माइनस, सॉरी प्लस पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। ये जब कैलकुलेट करोगे तो 2 आएगा, और ये कैलकुलेट करोगे तो -2 आएगा। समझ में? इसका मतलब अब आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई एरिया है और इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर रहे हो तो ये पॉजिटिव आएगा, और अगर ऐसा कोई एरिया है और इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर रहे हो तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव। अगर आपसे टोटल एरिया पूछे तो आपको क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड। समझ में आए? बस ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब अगर ऐसा कोई ग्राफ हो, सिंपली ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट मान लो 0 है, ये A है और ये B, तो 0 से A तक का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा वो पॉजिटिव आएगा, और A से B तक का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा वो नेगेटिव आएगा। ये याद रखिएगा। जहां एक्स एक्सिस से ऊपर होता है वो एरिया पॉजिटिव आ जाता है, जहां एक्स एक्सिस से नीचे होता है वहां एरिया
नेगेटिव आता है ज्योमेट्रिकली, बट हम तो जानते हैं एरिया पॉजिटिव होता है। जब सिर्फ एरिया पूछे तो क्या करोगे, ये एरिया अलग और ये एरिया अलग। इसके लिए थोड़ा सा फंक्शन का, ग्राफ का आइडिया होना जरूरी है। समझ में आया? नहीं तो कई बार आता अच्छा एरिया कैसे 0 आ गया। समझ में आया? पक्का? तो कैलकुलस की भी कहानी खत्म हो गई। अपना बेसिक मैथमेटिक्स 14 लेक्चर में पूरा का पूरा अच्छे से खत्म हो गया, धीरे धीरे आराम से पूरा डिटेल में। तो आई होप आपको खूब मजा आया हो, खूब अच्छा लगा हो पूरा कैलकुलस का जो कहानी है। तो इस पूरे सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाएं ताकि उनको भी फायदा हो। जो बच्चे 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, खासकर। और वो बच्चे भी जो पिछले साल 11वीं में थे, अब 12th में जा रहे हो, लेकिन पेंडेमिक के कारण आप लोग घर पे थे तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करे थे, है ना। तो उनका भी अगर बेसिक मैथमेटिक्स वीक रह गया हो तो वो भी सीख सकते हैं खूब अच्छे से, खूब डिटेल में। ये मैथ्स और फिजिक्स दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है ना। तो अपना ये जो ब्रिज कोर्स है वो आज कंप्लीट होता है, जैसे कि हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि 10 to 15 लेक्चर में इसको खूब डिटेल में कंप्लीट करेंगे। तो आज 14th लेक्चर में हम लोग इसको खूब अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर पाने में सक्षम रहे, कैपेबल रहे, है ना। तो बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए कोर्स के साथ। थैंक यू।